दोस्तों, भारत के राजनीति और महान समाज सुधारक मान्यवर कांशीराम जी का आज पुण्यतिथि है। वहीं 9 अक्टूबर 2006 नई दिल्ली में दोस्तों मान्यवर कांशीराम जी की मृत्यु हुई। उनसे जुड़ी और उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण और अनछुए पहलुओं की आइए बात करते हैं। दोस्तों, 15 मार्च 1934 रूपनगर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। मानवर कांशीराम भारतीय राजनीति और महान समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीति एकीकरण तथा उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। इसके अंत में उन्होंने दलित शोषित संगठन समिति 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए। और मानवर कांशीराम के जीवन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दोस्तों मानवर कांशीराम ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को था। जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया तो उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में बात करें तो एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने एक निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया। वहीं कांशीराम दोस्तों बी आर अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफ़ी प्रभावित किया। मानवर कांशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो इस समय आरपीआई बोलते हैं उसके समर्थक किया, लेकिन बाद में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका कांग्रेस के साथ भी मोह भंग हो गया। इस कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की और बाद में चलकर 1978 में बामसेफ बन गया। बामसेफ एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य वर्गों अल्पसंख्यक के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। बात करें बामसेफ की तो दोस्तों बामसेफ न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। इस संगठन ने दोस्तों दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो कि ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों छोटे शहरों में रहते थे, सरकारी नौकरियों में काम करता तक साथ ही साथ अपने अछूत भाई से दोस्तों भी किसी तरह से संपर्क में नहीं था। इसके बाद बात करें तो कांशीराम साहब ने 1981 में एक सामाजिक संगठन बनाया है जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DSSS यानी कि DS4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपील पूरी कोशिश की। वहीं 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा सीट से लड़ा। बीएसपी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में दलितों और पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाटा। बात करें सन 1982 की तो दोस्तों उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान सहित रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। बीएसपी के गठन के बाद कांशीराम ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए दूसरा चुनाव
नज़र में आने के लिए और तीसरे चुनाव की बात करें तो जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने जब भावी प्रधानमंत्री पीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा तो प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोट से हार गए। वह 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र लोकसभा चुनाव लड़कर चौथे स्थान पर रहे। 1991 में कांसीराम और मुलायम ने दोस्तों गठबंधन किया। कांसीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांसीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 वोटों से हराया और यह पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद कांसीराम ने 1996 की बात करें तो होशियारपुर में 11वीं लोकसभा चुनाव जीता और जीतकर दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण दोस्तों उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। वहीं बात करें 2002 की तो कांसीराम जी 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। मान्यवर कांसीराम जी की मंशा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय उनके साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी था कि उनके साथ समर्थकों को केवल अछूत ही शामिल नहीं थे बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे, जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से आगे बढ़ा सकते थे। हालांकि बात करें 9 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 2006 की तो दोस्तों उनका निधन हो गया। उनका बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई। मायावती उधर मायावती जी ने कहा कि उन्होंने और कांसीराम ने तय किया था कि बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हालांकि हम ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हम धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव तभी ला सकते हैं जब हमारे हाथ में सत्ता हो। हमारे साथ करोड़ों लोग उनके साथ धर्म बदलेंगे। यदि हम बिना सत्ता पर कब्जा किए धर्म परिवर्तन करेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा और हम दोनों का ही धर्म बदलेगा, न कि हमारे लोगों का। हमारे समाज में किसी तरह की धार्मिक क्रांति की लहर नहीं उठेगी। वही बात करें 1882 की मान्यवर कांसीराम ने द चमचा युग नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये दलित लीडर केवल अपने निजी स्वार्थ और फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों के साथ पिठलग्गू बन के राजनीति करते हैं। अंत में एक बार फिर से दोस्तों मान्यवर कांसीराम की पुण्यतिथि को नमन करते हुए यही कह सकते हैं कि भारत में अंबेडकरवाद अगर जिंदा है तो उनका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांसीराम को जाता है। उन्होंने ही डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बहुजन आंदोलन में पैदा हुए शून्य को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाली बटन जरूर दबाएं।